अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। फैज़ हमीद के सज़ा के मामले पर अभी भी बयानात आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये मामला अभी कहीं जाने वाला नहीं है। इस मामले पर जो बहस हो रही है उसमें एक तरफ तो हुकूमती वज़रा के मुसलसल बयानात हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बिलाखिर जो है वो फ़ौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है उसके तहत फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया गया और ना सिर्फ फैज़ हमीद बल्कि उनके साथ जो बाकी लोग थे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी इंसाफ के कटहरे में जो है वो लाया जाना चाहिए। आज इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साजिशी अनासर जो हैं वो अब भी इमरान खान को वापस लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और सियालकोट में उन्होंने मीडिया से इस हवाले से गुफ्तगू भी की और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद जो है वो बानी पीटीआई प्रोजेक्ट के जो है वो इंचार्ज थे और उस वक्त जब वो कोर कमांडर पेशावर थे तब भी उन्होंने इमरान खान की जो सियासत है उसको तकवीयत पहुंचाई। उन्होंने साथ ये भी कहा कि धांधली के जरिए फैज़ हमीद की निगरानी में बानी पीटीआई को इक़्तिदार में जो है वो लाया गया। इस हवाले से आज वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचाया और एक साजिश के तहत नौजवानों को भी जो है वो गुमराह किया गया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो तब्दीली का नारा लगाकर आई थी और जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, जिस तरह से IMF को ख़त लिखने का मामला था, वो किसी और जमात ने जो है वो नहीं किए। लेकिन नून लीग के अंदर से भी कुछ इस पर जो है वो बात हो रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ जो है वो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जब मुल्क बर्बाद करने वालों के नाम लिए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे कई रहनुमा जो है वो स्टेज से छलांगे मारकर जो है वो दौड़ गए थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ फैज़ हमीद को जो सजा देना है वो काफ़ी नहीं है बल्कि जो दीगर लोग उनके साथ है उनको भी जो है वो इस मामले में, इस लपेट में जो है वो आना चाहिए। लेकिन आज रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद पर जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो खुफिया दस्तावेजात रखने का जो है वो भी इल्ज़ाम था और ज़राए ने यह नहीं बताया कि वो कौन से खुफिया दस्तावेजात थी जो उनके पास थी, लेकिन जो रोज़नामा जंग की खबर है उसके मुताबिक ये मामला भी था, उनके केस के अंदर इन्वॉल्व था, जिस हवाले से जो है वो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की गई। अब जो जनरल फैज़ हमीद वाला मामला है, इस मामले को हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि ये एक नज़ीर बन गई है, इसके बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता जो है वो रुकेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए कि इस सारे मामले से सियासत पर क्या फ़र्क पड़ा है और हुकूमत की जो अपनी पोजीशन है उस पर जो है वो क्या फ़र्क पड़ा है, इस पर बात करने के लिए दानियाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, उनसे सब प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो बात होगी। दानियाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। दानियाल चौधरी साहब, ये जो सज़ा वाला मामला है, अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है वो इसका ताल्लुक जोड़ रही है, फैज़ हमीद का ताल्लुक जोड़ रही है। आपको क्या लगता है ये जो सज़ा हुई है और उसके बाद के जो हालात हैं, इससे क्या फ़र्क क्या पड़ने वाला है? थैंक यू जी भाई फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये जो फैसला है ये खुशहाइन है और इसकी रीज़न ये है कि आपने देखा कि ये इतने बड़ा एक हाई बार सेट कर दिया और हाई बार इस तरह कि वो लोग जो पाकिस्तान में जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, लोगों को प्रेशराइज करने की सियासत में मुलव्वस हैं और थे, उनकी कोई बचाव नहीं है। चाहे उनका इस सजा ने एक चीज का तो क्लियर कर दिया है कि कोई इदारा, कोई पॉलिटिकल बंदा या कोई पॉलिटिकल पाकिस्तान से वापस नहीं है और पाकिस्तान के निजाम से वापस नहीं है। और ये जो की बाकियात हैं या जिनकी सजा है, ये आप बड़े बाखूबी वाकिफ हैं। ये आजकल हमारे दोस्त हामिद मीर साहब ने भी इतना प्रोग्राम किया तो उसमें भी वो बता रहे थे किस तरह फैज़ हमीद साहब ने लोगों को ब्लैकमेल किया, लोगों को हरास किया, कभी पॉलिटिकली अपनी मफाद के लिए, और उन तमाम चीजों के बावजूद जो पॉलिटिकल हरासमेंट और लोगों का जो सलूक किया वो तो था ही था। लेकिन इमरान खान को, एक टांगा पार्टी को, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट को 4 चीजों के वजह सजा हुई, एक टांगा पार्टी जो ना एक विजयम बनने के हकदार थी, ना पाकिस्तान में पावर आने के हकदार थी, उनको लाकर भटा दिया, जिसका हमें कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आज तक भुगत रहे हैं।
और मुल्क में जो तबाही, नुकसान, उसकी जो मैशत के असरात वो आज तक हम देख रहे हैं। और फिर इसी तरह एक उनको सपोर्ट किया, उनकी जमात को सपोर्ट किया, उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया और मिलकर जो किया, तो इसके ये पहली कड़ी है सजा की। और इसमें पॉलिटिकल जमातों के लोग जो आज भी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जलाओ घिराव की बात करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं और एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ उनको डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, तो अब उनकी भी कोई बचत नहीं है। अच्छा, और दानियाल साहब, अब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसे कह लें या मुदाखलत कह लें, उसकी तो एक 75 साल की तारीख है। नून लीग खुद उसके बारे में जो है वो बात करती रही है। आपको लगता है कि इस फैसले के आने के बाद ये जो रास्ता है या ये दरवाजा है ये बंद हो जाएगा? देखिए रमान भाई, इसका खाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का साथ ताल्लुक नहीं है। हाँ। इदारे की मिस यूज ऑफ पावर, और वो पावर कौन सी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो पाकिस्तान को ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लोगों को लेके आना जो जलाओ गिराओ और तफरीक की सियासत करते हैं, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करना और उनके साथ खड़ा होना जो पाकिस्तान के इदारों को डिमोरलाइज करते हैं। ये उन तमाम सोचों के खिलाफ एक सजा है। देखिए आज भी जब हर रोज मैं रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है और यहाँ रोज 5-6 जो है ना हमारे शहीद आ रहे हैं, और जो बॉर्डर पे आपका इश्यूज चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं, rather than स्टैंडिंग आप अपने श्रोताओं के साथ खड़े हो, आप उनकी फैमिली के साथ खड़े हो। अच्छा। कि एक जमात के लोग जिनको ये स्पॉन्सर्ड बाय फैज हमीद साहब और आए थे, ये लोग जो थे ये आज भी पाकिस्तान को कमजोर करने की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान को वीकन करने की सियासत कर रहे हैं। हाँ। तो जब ऐसी सजाएं सामने आएंगी तो एक चीज तो बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकल हो गई है कि वो लोग अब आगे जो इस तरह की माइंडसेट रखना कि कोई शौकीन है या ऐसे माइंडसेट रखते हैं, उनके लिए एक ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन गई है कि उनके सामने ये फैसला जो है एक मसाली तौर पे समझ बनकर आ गया है कि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह आगे रही तो उनके खिलाफ भी इससे सख्त से सख्त सजाएं होंगी। देखिए एक बयानिया था पाकिस्तान में बहुत बड़ा कि यहाँ फौज के बारे में आपकी जो सजाएं हैं वो लोअर लेवल के लोगों की हैं, हाई लेवल के अफसरान के खिलाफ कभी सजाएं नहीं हुई। लेकिन इस सजा ने इस चीज को भी या इस चीज से भी हवा निकाल दी कि कोई पौधा और कोई बंदा पाकिस्तान के आईन से और इदारों से बालातर नहीं है। तो ये एक ऑटोमेटिकली जो एक ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक डिटरेंस होगा इन कमिंग ईयर्स एंड मंथ्स। राइट, लेकिन कमिंग बैक टू तहरीक इंसाफ का जो इशू है, अब आपको लगता है, क्योंकि आपने भी कहा कि पार्टी का बयानिया ऐसा है, तो मसला आपको पार्टी के साथ जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत कहीं ना कहीं इसको एंटी स्टेट भी जो है वो कह रही है, या फिर प्रॉब्लम जो है वो इस बयानिए के साथ है? देखिए पार्टी के साथ तो मसला कभी भी नहीं है और ना हो सकता है। हर पॉलिटिकल जमात के साथ बैठकर एंगेजमेंट की बात हम करते हैं, लेकिन जब हमसे लोग पूछते हैं शुदाओं के वर्सान, हमें उनकी बेवाएं, हमें उनकी यतीम बच्चे, कि आपने हमें हमारे वालिद को या हमारा घर जिन्होंने उजाड़ दिया, आपने उनके साथ क्या सलूक किया है, जब हम उनको ये जवाब दें कि हमें एक सीपी में एक बैठी हुई जमात हमें ये कहती है कि आप जिन्होंने आपका घर उजाड़ा उनको मारना वालों के साथ मैरियत या पीसी या सजीना में बैठकर हम मुज़ाकरात करें या उनको खाने खिलाकर उनके साथ मफाहमत की बात करें, तो ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस माइंडसेट के साथ और इस बयानिए के साथ हम नहीं चल सकते, ना मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कोई बातचीत या कोई एंगेजमेंट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो सकती है हुकूमत की? बिल्कुल, एंगेजमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान को अपनी सियासत से बालतर समझते हैं, मुल्क को अपनी सियासत से बालतर समझते हैं, और उन लोगों के साथ नहीं जो पाकिस्तान में जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत और आग लगाने की सियासत करते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जो पाकिस्तान का जो आमी चीज जिसको दुनिया में पिज़्ज़ाई मिली, जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया, जिससे दुनिया में कहा कि किस तरह फील्ड मार्शल ने पूरी जंग को लीड किया और किस तरह उन्होंने डिलीवर किया,
जो उनके खिलाफ और इदारों के खिलाफ मुस्तकम तरीके के साथ प्रॉक्सीज बनकर नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू पाकिस्तान में ईशानदेजी या चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कोई देश नो गुंजाइश। लेकिन जो आज भी मफामत से चलना चाहते हैं, बिल्कुल द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बात कर रहे थे ये जो सूरत हाल है उसके ऊपर। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैज हमीद की सज़ा का मामला और इस मामले पर जो बहस चल रही है उस पर जो है वो प्रोग्राम में जो है वो इस हिस्से में भी बात होगी और इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे इस पर बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो जाहिर बात है इस पर बहस भी है, ये कहा भी जा रहा है कि इदारे ने एक खुद एहतसाबी का निज़ाम बाहर तौर पर मौजूद होता है और उसी के तहत जो है वो ये सारा अमल अंजाम पाया है, सज़ा हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं फौज के अंदर और फौज से बाहर ये जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हुई, इनसे पैगाम क्या जाता है? देखिए नमान, बात यह कि पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर एक खुद एहतसाबी का बड़ा कड़ा एक सिस्टम है और उसको हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि इट रिलेट्स टू डिसिप्लिन ऑफ ऑल रैंक्स। और जब आप चाहे वो किसी रैंक के भी हो, सीनियर रैंक हो, जूनियर रैंक हो या आपके ट्रुप्स का रैंक हो, सिपाही हो, एवरीबॉडी अंडर पाकिस्तान मिलिट्री लॉ और उसको सख्ती से अमल किया जाता है। और जो वॉलेट करता है उसके खिलाफ अल्टीमेटली जब इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, देन यू मेक अ समरी ऑफ एविडेंस और उसके बाद उसकी फील्ड कोर्ट मार्शल किया जाता है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखें, इसलिए कि फौज इतना बड़ा अदारा है, अगर आप इसमें सख्त डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर रोजाना कोई ना कोई ऐसे डिफरेंट केसेस होंगे जो अल्टीमेटली लीड टू डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस और जिसकी वजह से फौज इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। और खासकर जब फैज साहब को यही है कि जब रिटायर हुए तो उसके बाद आपको 2 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। फिर आपके पास बहुत ज्यादा एज ए DGI जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो यू कैन नॉट शेयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इवन यू नेवर नो, आई हैव नो आइडिया बट देयर शुड बी सम सर्विलेंस गोइंग ऑन फॉर हिम आल्सो। तो इन चीजों को जब देखा, फिर वो 4 चार्ज लगे, 4 चार्ज वो सारे प्रूव हुए। DG आपने बड़ी क्लियर ISP स्टेटमेंट देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि सारी की सारी वो प्रूव हो गई है और उसके बाद उनको वो सजा हुई है। और अभी सेकंड फेज के अंदर आपने देखा कि जो लिंक है दूसरे लास्ट पैराग्राफ हुई है कि 9 मई के साथ भी रिलेटेड बानी PTI और इनका क्या नेक्सस था, दूसरे पोलिटिकल लीडर का क्या नेक्सस था, व्हाट डिड दे वांट एक्चुअली, क्या उनके डिजाइन से, क्या फौज रिलेटेड से क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना चाहते थे, फौज के अंदर क्या डिसेक्शन चाहते थे, वो बात बड़ी सीरियस है। अभी तो फौज ने बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से, पेशा वराना तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अगर कहीं खुदा न खासा ट्रुप्स का और आवाम का कहीं आपस में क्लैश होता था, आप सोचें कि क्या सिचुएशन होती, क्या डायनामिक्स होते। इसलिए आर्मी ने बड़े प्लान अच्छे सोच समझ के उसको हमने इसको डिसंगेज कर लिया वहां के ट्रुप्स को, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसमें कि बाद में प्रॉब्लम हो, जो दुश्मन नैरेटिव वो कामयाब हो जाए, वो भी को खत्म कर दिया। और उसके बाद जाहिर है कि अब ये देखना है कि ये और फिर उनके बाद रेमेडी भी देखना। उनके बाद एक है एपलेट कोर्ट आर्मी का, यानी कि रिक्वेस्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को, वो उनकी पावर्स है। नंबर 2 देन ही कैन गो एंड अडॉप्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तमाम रेमेडीज अवेलेबल है और फौज में तमाम पहले हिसाब के तकाजे पूरे होते हैं, इसलिए 15 महीने लगे और फिर उसके बाद उनको ये सजा दी गई जिसमें तमाम एक्शन, प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद थी और डिफेंस ने अपने 27 गवाह पेश किए, वो भी पेश किए और फिर सजा हुई। ये केस में लाइकली टू गो टू द सिविल कोर्ट आल्सो, इसलिए तमाम लकूनास, ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग और फिर यही डॉक्यूमेंट जाएगा हाई कोर्ट में, जहाँ पर उसके बाद बहस और फैसला आएगा। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में ऑल फॉर्मेलिटीज आर राइट। लेकिन इसमें हारिस नवाज साहब जो बड़ा सिग्निफिकेंट था, आपने कहा खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है, इससे पहले भी
इस तरह से सजाएं हुई हैं। लेकिन यहाँ पर फैज हमीद साहब वाला जो मामला था, इनका जो ऑफिस था वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता था जो सिविलियन मामलात हैं उनके साथ, और फिर बहुत सारे लोग भी जो है वो ज़ाहिर बात है इनके साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो उनका बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस और उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी उसको देखते हुए ये कितना सिग्निफिकेंट है किसी ऐसे ओहदे पर फायज शख्स के खिलाफ इस तरह की कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का होना? देखिए, बिल्कुल 75 इयर्स के बाद फर्स्ट सेवन के डीजीआई के सेंट्रल डिपार्टमेंट रहने के बाद उनके खिलाफ ये डिसिप्लिन का एक्शन हुआ, फील्ड को सवाल हुआ है। तो जाहिर है कि एक ये देखेंगे जितना बड़े इस तरह के डिपार्टमेंट होगी, सेंसिटिव डिपार्टमेंट होगी, उतनी ही ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं, इम्प्लीकेशन होती हैं कि अगर आप अपने आप को उस तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं और आप एक पार्टी लीडर के साथ मिलके आप फौज को और अवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं, या फौज को लेट डाउन करना चाहते हैं, या फौज और अवाम में डिसेक्शन करना चाहते हैं, दिस इज वेरी सीरियस थिंग। और फिर फौज में आप कोर कमांडर के घर पे जा रहे हैं, आप जीश पे जा रहे हैं, आप ISI के हेडक्वार्टर्स पे जा रहे हैं। निशाने हैदर जो एक मिसाल है, एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए, बड़ी इज्जत अवाम की नजरों में, वहां जाकर उनके यादगारों को बेहरमती कर रहे हैं। तो ये चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं और एक्सेप्ट करनी भी नहीं चाहिए। और सेकेंड ये कि देखें, आज अगर इन ऐसे अभी जो अब नेक्स्ट फेज जाएगा, अगर उनको हम छोड़ देते हैं तो पीपल गेट इनकरेज, वो दोबारा फिर करेंगे चलो जब छूट गए थे अगले फिर कर देते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड, एक दफा सजा मिल जाएगी, सबको सबक मिल जाएगा, डिटरेंस इफेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करेगा। बट मिलिट्री आर्मी इज वेरी सेंसिटिव ऑन दिस इशू। आर्मी का डिसिप्लिन, आर्मी का मोरल, आर्मी का जो जवान बैठा हुआ है बर्फपोश पहाड़ियों पर या बैठा हुआ कश्मीर की पहाड़ियों पर, और वो जब देखते हैं कि हमारे चीफ के बारे में ऐसी बातें आ रही हैं, जिसने इतना बड़ा मार के हक में एक कारनामा अंजाम दिया पूरी पाकिस्तान के लिए, मुसल्लह फौज के लिए, दुनिया में नाम रोशन किया, और उसके बाद शोहदा की बात आती है, उनके बारे में वो सोचते हैं कि कल को हम अगर शहीद होंगे हमारी फैमिली में क्या ऐसी बातें की जाएंगी। तो इन चीजों को देखते हुए दिस वाज वेरी नेसेसरी, और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। ठीक है, लेकिन इसमें अब नून लीग के बहुत सारे लोग हैं, हुकूमती वज़रा, जिनका ये कहना है कि और भी लोग इस मामले के अंदर आते हैं। तो ये लाइन कहां पर ड्रॉ की जा सकती है कि वो जो कर रहे थे वो उनका पर्सनल एम्बिशन था, ना कि वो इदारे की बिहाफ पर वो ये सब कुछ कर रहे थे? देखिए, ये तो अभी देखें ना, रिटायरमेंट के बाद अगर आप कर रहे हैं तो आर्मी इज आउट ऑफ इट, और फिर आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मिलके ये बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको रिग्रेट भी नहीं है। अगर 9 मई का इंसिडेंट हुआ और अगर कोई और समझदार हो तो वो ये कहेगा जी कि आई फील रियली ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी एंड माय मेंबर, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, उनकी फैमिली से, शोहदा से, निशाने हैदर फैमिली से, कि जी बिल्कुल मैं मदद करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, एंड आई स्ट्रांगली कंडेम इट, तो थिंक कुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन अब ये कि हाँ अगर दोबारा मुझे करेंगे तो फिर यही होगा, व्हाट डज इट मीन? तो ये चीजें आपको खुद सोचनी चाहिए। आपके दुश्मन में तो नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, जो कि एक जामिन है पाकिस्तान की टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की, अवाम जान माल की हिफाजत की, और अगर उनको आप चाहते हैं और वो इतनी स्ट्रांग है कि मार के हक में दिखा दी, यही तो दुश्मन चाहते हैं कि फौज स्ट्रांग है, पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाता है, तो फौज और अवाम में जो एतमाद उसको खत्म कर दो, फौज को कमजोर कर दो, लीबिया, सीरिया और इराक की तरह पाकिस्तान को कमजोर करके नुकसान पहुंचा दो। दैट्स व्हाट दे वांट। तो क्या हमें ये करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और उसके बाद अभी और भी लाइन जाएंगे। देखिए, इसमें आई एम श्योर कि कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, कुछ लो रैंक से लोग भी होंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप भी होगी जो जिसमें इन्वॉल्व होगी, एवरीबॉडी विल कम। और इसमें जाहिर कि वो इसमें भी आदमी वेरी सेंसिटिव। एक दफा ये जरूर मसले का हल होना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस चीज के बारे में कोई ऐसी बात न कर सके। बगेड़ी साहब, मैं एक और जाते जाते लास्ट एक अफगानिस्तान के हवाले से भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर हम बड़ी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, यूएन में भी अभी बात हो रही है, जो है वो उसके अफगानिस्तान के दीगर हमसाए भी अब इस इशू को उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो दहशत गर्दी है वो बाहर जो है वो जारी है। तो आप इस सारी सिचुएशन को, जो अफगानिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, इनको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि जो दबाव
अफगानिस्तान पर बढ़ना चाहिए या पड़ना चाहिए इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कि वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट ना करें, वो होता हुआ नजर आ रहा है? अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो उनके उलमा हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा 100-150 लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बड़ा सख्त फतवा दिया है कि जी जो ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना ये इजाजत खिलाफ ये इस्लाम है और ये नहीं होना चाहिए। इवन उनकी मुत्तकी जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी ये बात की जी भी एग्री कि क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम सारे हमसाए ताल्लुकात अच्छे हैं, मुसलमान हैं, हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और दिस विल गिव अ लॉट ऑफ एक जो होता है ना आपको क्रेडिबल इक्विटेंस कि आपको बाइज्जत निकलने का मौका देते हैं कि आप तालिबान रजीम कह सकती है कि उलमा ने भी ये बात कर दी और हम टीटीपी को इनको भी यहाँ से निकालेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे, पाकिस्तान की तरफ टेररिज्म को नहीं जाने देंगे, क्रॉस बोर्डर टेररिज्म नहीं होने देंगे, बिकॉज दे नो कि दे आर फुली ट्रैप्ड। एक लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद, अफगान ट्रांजिट बंद, वहां से आना जाना टोटल बंद, जो वहां से टेररिस्ट आते थे या असला आता था वो बंद, स्मगलिंग बंद हो गई, उसके बाद वहां स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, पेशेंट्स आते थे, सब हम बंद कर दिए। वो हमने मजबूर होकर किया और मजबूर ये कि हमें अफगान अवाम से बहुत हमदर्दी है, वी नेवर वांटेड। अब अफगान अवाम को तकलीफ, दे शुड नॉट टॉक टू अफगान तालिबान। कहो जी ठीक है आप इलेक्शन कराएं, अच्छा आप अपनी मर्जी की अवामी हुकूमत लेकर आए, जमहूरियत लेकर आए और एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाए, पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। इनकी आज तक पूरे अफगानिस्तान में 4 साल में किसी मुल्क से इनके सफारती ताल्लुकात नहीं, इवन इंडिया के साथ सफारती ताल्लुक नहीं है। तो हाउ कैन यू वर्क इन, अगर आप कॉम्पिटिशन के साथ नहीं चल रहे हैं तो कैसे चलेंगे? अमेरिका पैसा दे रहा है, वेपन हमें छोड़ के आ गया है, इधर चाइना उनको वहां से पैसा दे रहा है, माइन निकाल रहा है, वो मदे जैसे छोड़ और अपनी जेबें भर रहे हैं। अफगान की तो उनको परवाह नहीं है। But now things are getting better. इसके बाद ईरान भी कोशिश कर रहा है, I'm sure चाइना भी कर रहा होगा, मिडिल ईस्ट भी कर रहा होगा, तो सब मिलकर प्रेशर करेंगे तो ये वैसे भी इनका जो कारोबार मानना है ये कांट सस्टेन। इंडिया से कहाँ से करेंगे मुझे बताइए? बाहर लेकर आएंगे, बाहर लाएंगे तो कितना बड़ा टूर लगेगा और कितना महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान से 2 दिन में बागा से निकलने काबुल चले जाते। इट्स नेशनल, फिर हमारे हमसाए हैं, हमारे रिलीजन ताल्लुक है, कल्चरल ताल्लुक है, दोनों तरफ पश्तून, इंटर मैरिजेस हुई हैं, हमें बहुत इसका ख्याल है। बट वर्क वी कैन डू, 3 ट्रिलियन रुपीस का साल का हमारा नुकसान होता है ये वहां ट्रांजिट में और ये जिसमें यहाँ समझ जाता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए नुकसान उनका, हमारा नुकसान कोई नहीं है। दे शुड अंडरस्टैंड। और मेरे ख्याल में ये जो अभी ये जो बातें हो रही है एक्चुअली ये रियलाइजेशन है कि नहीं, वी हैव टू लीव इंडिया एंड वी हैव टू डेवलप रिलेशन विद पाकिस्तान। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये फैज़ हमीद वाला मामला है। अब हुकूमती वज़रा का तो इस बात पर जोर है कि इसके ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाकर मिलते हैं। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो भी इस मामले में शामिल हैं और इसकी लपेट में जो है वो भी आएंगे और इस पर भी ख़ासी बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलबत्ता इस सारे इशू के हवाले से कहा है कि ये फ़ौज का बहैसियत इदारा इनका अंदरूनी मामला है और इससे बढ़कर जो है वो कुछ नहीं। और बहुत सारे रहनुमाओं का ये कहना है कि जब ये बात होगी, जब कोई ऐसी चीज़ आएगी तो तभी उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये हुकूमती रवैया जारहाना हो गया है। एक तरफ तो जो है वो को मुज़ाकरात की जो बात थी वो भी अब नहीं हो रही और साथ ही साथ हुकूमत का ये कहना है कि ऐसी किसी पार्टी के साथ जो है वो बात नहीं होगी जो एंटी स्टेट है, जो इदारों के खिलाफ बयानियाँ बनाती है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसकी फिर से तश्कील हुई है, उसमें कुछ बड़े नाम हैं वो अब उस कमेटी में शामिल नहीं हैं, कुछ नए लोग आए हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सवाल यही है कि पार्टी ने आगे अब किस तरह से बढ़ना है, पार्टी की जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए। ये जो कानूनी चैलेंजेस हैं, ये जो सियासी चैलेंजेस हैं, इनसे किस तरह से निपटना है। तो इन इश्यूज पर बात करने के लिए जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा।
उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो लगता है कि चैलेंजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो फैज़ हमीद वाला मामला है, इस कॉन्टेक्स्ट में अब आपके लिए सिचुएशन, कानूनी चैलेंजेस और भी मजीद आ सकते हैं। आपके ख्याल में जो पार्टी के आप जैसे पुराने वर्कर्स हैं, जो पुराने लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से आगे जाने का या इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता इस वक्त जो है वो क्या नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान भाई। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा पार्टियों के अंदर नीच आती रही है, पूरी दुनिया में आती रही है, लेकिन बात यह है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ आज भी लोग खड़े हैं। उन लोगों के लिए मुश्किलात होती है, उन पार्टियों के लिए जिससे अवाम हाथ खींच लेते हैं और वो पार्टी तनहा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना कि पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाया और उनके साथ कुछ हमारे सियासी लोग भी मिले, उन्होंने पूरी कोशिश की इमरान खान को तनहा किया जाए, पार्टी को उसे निशान छीना जाए। सब कुछ आजमाने के बाद भी आज भी सबसे पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ है। तो उतार चढ़ाव होता रहता है, मुश्किलात हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन होप है, होप अभी भी मौजूद है इंशाल्लाह ताला कि पार्टी बहरान से निकल जाएगी। सिर्फ ये कि जो इनका लीडरशिप है ना, उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह पार्टी को चला सकती है, चलाना चाहती है। यही उनके इम्तिहान का वक्त होता है। तो आई थिंक बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा ये बड़े वो निपीतली फैसले करते हैं, बड़े सोच समझ कर, बड़े उसके साथ। तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला ये बहरान जल्द दूर होंगे। नहीं तो उसी लीडरशिप के हवाले से तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जारहाना रवैये के हामी हैं और उन्हें लगता है कि अप्रोच जो है वो एग्रेसिव होनी चाहिए, जबकि कुछ लोग हैं, आपने भी जिनका हवाला दिया, वो कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम जो है वो रखना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों अप्रोचेस जो है वो एक दूसरे के साथ कहीं चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये पार्टी के लिए कोई मुश्किल है, चैलेंज है इन दोनों अप्रोचेस को एक साथ रखना या इसमें से किसी एक का इंतखाब करना? नहीं, देखिए, वर्कर की तरफ से प्रेशर तो है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान से जो लोग मोहब्बत करते हैं या वो उनकी तशवीश जरूर है कि जो कुछ हुकूमत कर रही है रूल ऑफ लॉ से अबाव कर रही है। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदालतें जो है उनकी केसेस नहीं सुन रही, इंसाफ की तवक्को नहीं, उनके साथ जेल के अंदर जो सलूक हो रहा है उस पर लोग काफी परेशान हैं। तो ये चीजें तो है, लेकिन इस सारे सूरत हाल में हम चाहते हैं और हमारे जो टीम लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि हम आईन और कानून की बहाली के लिए जो स्ट्रगल हो सके वो हो जाए। क्योंकि अगर एक दफा रूल ऑफ लॉ आ जाए और अदालतें आजाद हो जाए फैसले करने में, तो इमरान खान के केसेस ऐसे नहीं है कि जो उनके फैसले नहीं हो सकते या उनसे वो छूट नहीं सकते। लेकिन मसला ये है इस वक्त अदालतें आजाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ जा रही हैं। तो उसमें मुश्किलात आपको नजर जरूर आ रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि लीडर जो है वो मुश्किल हालात से कैसे निपटता है। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है बैरिस्टर गौहर का भी, सलमान अकरम राजा का भी, कि वो एक तरफ अपने लीडर के लिए रास्ते हमवार करें, दूसरी तरफ जो वर्कर हैं उनको कैसे संभाला जा सके। तो ये प्रॉब्लम तो है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक तो सूरत हाल काफी वो चल रही है। असल में वर्कर ये चाहते हैं कि हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो और जो लीडरशिप जो कुछ करना चाहती है वो हमें भी बता के करे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं बता सकते, अपनी हिकमत अमली को खामोश रखते हैं या छुपा के रखते हैं। तो ये चीजें जाहिर है इस वक्त ये प्रॉब्लम है हमें। अच्छा, और आपको लगता है जो पार्टी की पावर बेस है खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हुकूमत है, उस हवाले से भी बहुत बात हो रही है, को गवर्नर राज की क्या सराहियां हैं, वहां पर हुकूमत को भी कोई खतरा आपको लगता है? नहीं, ये हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, वो दोस्त तानली दबाव डालने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जो मैंडेट आपने चोरी करना था वो तो 8 फरवरी को आपने चोरी कर लिया। पीटीआई से जो छीनना था, पंजाब का मैंडेट छीना, इस्लामाबाद का मैंडेट छीना। तो अब ये कि इसके बाद ये इन्होंने जब ये ज़मीनी इलेक्शन हुआ 13 के 13 सीटें इन्होंने छीनी और ये तासुर देने की कोशिश की कि हम बड़े
पॉपुलर हैं, हमने 13 सीटें जीत ली, हालांकि इस वक्त लोग बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में हैं। जो महंगाई 12% थी हमारे दौर में, अब वो जाके इन्होंने 38% पे पहुंचाई थी, अब जाके थोड़ी कम हुई, लेकिन उस तरह नहीं है। 12% से भी अब कमी नहीं है, क्योंकि चीजें जो है ना वो बहुत आगे चली गई है, महंगाई बहुत आगे चली गई है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे पा रही है, 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे पा रही है, कर्जे भी चढ़ गए हैं मुल्क के ऊपर। तो आप देखें कि जो ग्रोथ रेट था हमारे दौर में वो क्या था, आज क्या है, हमारा 6% पे चला गया था, अभी ये 2 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हमने डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचाया, सारा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 16.4 बिलियन डॉलर हमारे दौर में थे जब रिजर्व थे हमारे, जब हम जा रहे थे। और आज जो है तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि इसमें 9.2 बिलियन डॉलर जो है ये दोस्त ममालिक के भी हैं, तो ये 14 को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे तक तो ये अभी तक नहीं पहुंचे, हमारे जो रिजर्व हमारे दौर में थे पाकिस्तान के। तो इन्होंने तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, 40,000 अरब का कर्जा भी चढ़ा दिया, फिर आप आज तक IMF की इससे जान नहीं छुड़ा रहे, बल्कि और भी उनकी किस्त शराइत मान रहे हैं। 40 के करीब उन्होंने टैक्स के लिए शराइत दी है कि जी 40 चीजों पर और टैक्स लगाएं। तो आप अंदाजा करें कि जब वो टैक्स मजीद टैक्स लगेंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इनसे तो हुकूमत नहीं सर चलाई गई, न संभाली जा रही। तो अब ये सारा मलबा गिरा रहे हैं इस तरफ, और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि जी हमने ये कर दिया, हम वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, आवाम के लिए तो ये कुछ नहीं कर सके, ना पाकिस्तान के लिए, जात के लिए इन्होंने किया है। किसी ने इस्तिस्ना ले लिया, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने अपने केसेस माफ करा दिए। यही सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। कोई आवाम को तो इस सिस्टम से कोई होप नहीं है। राइट, लेकिन शौकत भाई आपको लगता है कोई बातचीत का रास्ता इस वक्त जो है वो कोई निकल सकता है, या को पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए कोई एंगेजमेंट हो सकती है, चाहे हुकूमत से हो या फिर इदारों से हो? देखिए, हमने जो बात की थी ना, ये हम कर रहे हैं कि जी हम इनसे बात क्यों नहीं करना चाहते थे। देखिए, हम सियासी लोग हम क्यों नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। ये देखे ना, आज अगर हम कहते हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, तो ये फौरन कहते हैं नहीं नहीं आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये खुद खौफजदा है, डर रहे हैं। ये अपने, इनको पता है कि आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। तो इनका खौफ और डर जो है वो जब तक खत्म नहीं होता, ये दुरुस्त फैसले भी नहीं कर पा रहे हैं, मुल्क के लिए भी अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके पास कोई चुरन बेचने के लिए तो कुछ है नहीं। 4.25 सालों में जो शहबाज शरीफ रहे हैं पिछले दौर में, इस दौर में और कुछ निगरान दौर में, तो 4.25 साल तो अभी भी हो गए इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। तो इन्होंने तो बड़े दावे किए थे कि हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, इमरान खान नहीं कर सका है। तो उन्होंने क्या किया है, कोई एक आदमी बता दे हमें कि जी हमने ये कारनामा अंजाम दिया है, सिवाय इसके कि महाजराई बढ़ाई है, सिवाय इसकी कि सियासी चपकलेश बहरानों में इजाफा किया है और उसकी वजह से मुल्क की मईशत सुकड़ गई, लोग यहाँ से सरमाया निकाल के बाहर जा रहे हैं, मुल्क के हालात आपके सामने है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो उस लिहाज से कौम को मुत्तहिद करने में ये हुकूमत नाकाम हुई है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए कि आइंदा इलेक्शन में ये क्या करेंगे। और ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा की एक तेजी से फैलने वाली जो वेरिएंट है उसकी निशानदेही हुई है। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद के हुकाम की जानिब से पाकिस्तान में H3N2 इन्फ्लुएंजा ए की एक तेजी से फैलने वाली जो तब्दील शुदा किस्म है उसे करार दिया जा रहा है और उसकी निशानदेही भी हुई है। ताहम कौमी इदारे सेहत के हुकाम का यह कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मौसमी फ्लू की जो वैक्सीन है वो बदस्तूर शदीद बीमारी और अस्पताल में दाखिले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त फ्लू के फैलाव के मरहले में है और दर्जा हरारत में कमी के साथ केसेस में भी इजाफा जो है वो मुतवक्किल है। ये जो इन्फ्लुएंजा है वो अमूमन उम्र के जो है वो दोनों हिस्सों में मौजूद अफराद जो हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनको ज़्यादा मुतासर करता है। बच्चे जो है वो इसके कैरियर्स होते हैं
और इसमें अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन खुद शाज़ो नादिर ही शदीद तौर पर जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग अफराद हैं और ख़ास तौर पर वो जिन्हें पहले से दीगर अमराज लाहक हों, उनके लिए जो केसेस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और उन्हें अस्पताल में इलाज की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोविड के हवाले से जो है वो सिचुएशन थी। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि मुल्क के कई हिस्सों में जो इस वक्त एक स्मॉग की कैफियत है और फिर सर्दी का जो मौसम है वो क्योंकि आ रहा है, तो वायरस के फैलाव के लिए बड़ा साजगार माहौल है और इसी वजह से ये जो किस्म है वो इस तरह से तेज़ी से फैल रही है। और उन्होंने जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए कहा है कि हजूम वाली जगहों पर जो है वो मास्क जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाए, हाथ धोए जाएँ और फ्लू जैसी अलामात रखने वाले अफराद से करीबी राब्ते से गुरेज किया जाए। इसकी एहतियाती तदाबीर बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से जो है वो एक दूसरे फ्लू की होती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में जो है वो बहुत तेज़ी से ये वाला जो वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा की ये जो किस्म है वो फैल रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।